कहती तो है बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन एक भी मुस्लिम को वो टिकट नहीं देते। 20% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, और देश में देखा जाए तो 15%। ये राष्ट्र में नहीं आते क्या? इस देश में जितनी बड़ी कुर्बानी मुसलमानों ने दी है इस देश की आज़ादी के लिए, उतनी किसी और ने नहीं दी। और अगर किसी को पता नहीं है तो वो जाके देखे दिल्ली में, जो दिल्ली में इंडिया गेट है, उस इंडिया गेट पे करीब 93,000 शहीदों के नाम है, जिनमें तकरीबन 64,000 केवल और केवल मुसलमानों के हैं। और जो राष्ट्रवादी कहते हैं उनमें एक का नाम नहीं है। तो कौन है राष्ट्रवादी? इस चीज को समझने की जरूरत है। हिजाब का विरोध कौन करेगा? मतलब कुछ गुंडे आकर ये बताएंगे हमें कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कानून, एक व्यवस्था है। या तो वो स्कूल प्रशासन वो ये बात कहे कि भाई हमारे यहाँ का जो ड्रेस कोड ये है, समझ में आती है बात, या सरकार कहे कि भाई ये इस तरह की व्यवस्था रहेगी। ना सरकार कह रही है, ना प्रशासन कह रहा है। कुछ गुंडे आते हैं और गुंडागर्दी करके वो ये कहते हैं होगा। ऐसे चलेगा क्या राज? और अगर यही वाली बात है तो आप विधानसभा में योगी जी बैठते हैं, वो तो भगवा चोला पहन के, क्या वो ड्रेस है वहाँ की जिसे पहन के बैठते हैं? वो किसी के बात का नहीं है। ये प्रदेश हमारा है, हम सबका है। जो इस देश में रहते हैं, जो इस प्रदेश में रहते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, अमीर हो, गरीब हो, इस जाति के हो, उस जाति के हो, ये सबका प्रदेश है। ये प्रदेश, ये देश भिन्न भिन्न तरह के फूलों का गुलदस्ता है, और इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता इस गुलदस्ते को बर्बाद नहीं होने देगी। किसी को अगर भ्रम है तो वो भ्रम अपना दूर कर ले। इसको ऐसे बोलो कि डरे से में नहीं है, सरकार ही माफिया बन गई है। मतलब गुंडों की जो एक सरकार जो चल रही है वही सारे काम कर रही है माफिया के। या एक ही व्यक्ति के हाथ में दे देंगे? आपने एयरपोर्ट एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया, उसी के हाथ में आपने बंदरगाह दे दिया, उसी के हाथ में कोयला दे दिया, उसी के हाथ में बिजली दे दिया, उसी के हाथ में सड़क दे रहे हैं आप, हर चीज उसी के हाथ में दे रहे हैं। ऐसे कंपटीशन बढ़ेगा? ये मोनोपोली है, और इस देश में एक मोनोपोली का कानून है कि मोनोपोली की होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी मोनोपोली हो जाएगी तभी महंगाई बढ़ेगी और तभी बेरोजगारी बढ़ेगी। सर बताइए क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के आप लोग पहले प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा बिल्कुल सीधा है, जो जनता से जुड़ा है, और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। शिक्षा का मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अस्पताल, डॉक्टर और दवाई का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, और किसान में भी जो सांड का मुद्दा है, ये असली मुद्दे हैं। मजदूर कानून खत्म कर दिए इन सरकारों ने, केंद्र में भी है, राज्य सरकार में। ये हैं वो मुद्दे जिन पर बात हो रही है। इसके साथ साथ जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनका पेंशन का मुद्दा है, जिसे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दी थी। वो पुरानी पेंशन को लागू करने का मुद्दा है। जो गरीब हैं उनको पेंशन मिल सके, विधवाओं को पेंशन मिल सके, वो मुद्दा है। जो जनता से जुड़े हुए हैं ये मुद्दे हैं जिनको लेकर हम समाज मतलब सरकार के विरोध में, क्योंकि इन मुद्दों को छेड़ नहीं सरकार। जो सरकार है वो केवल और केवल धर्म की बात कर रही है। तो जनता के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उसी के लिए प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है कि वो 350 से ज्यादा सीटें जीत करके आ रहे हैं। ना 350 ने, मुझे लगता है कि 50 भी लिया में तो उनकी बहुत बड़ी बात है। उनकी बहुत जगह जमानत जब्त होने वाली है, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने 5 साल में, और मोदी जी का शासनकाल जोड़ दे तो 8 साल में जो देश को तबाह किया है, आर्थिक रूप से तबाह किया है, बेरोजगारी, बेतहाशा बेरोजगारी है। 17 करोड़ तो जो डिग्रीधारी हैं, जिनके पास BA, BSc, BCom, MA, MSc, MEd, PhD की डिग्रियां, 17 करोड़ तो वो बेरोजगार हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो एक आंकड़ा आया है राज्यसभा में, इसी सरकार के गृह राज्य मंत्री जो हैं नित्यानंद राय, उन्होंने जो बताया है बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। और वो जो आंकड़ा है वो ये कहते हैं कि सन 2018 से लेकर 2000 के बीच में बेरोजगारों ने जो आत्महत्या की है वो 9140 बेरोजगारों ने। इसमें अगर पिछले मोदी सरकार के सारे काल का और जोड़ दें, जो पिछले 5 साल का है, तो 2014 से ले लेते हैं तो 9400 और उसमें जोड़ दीजिए, मतलब कुल मिला के 7 साल में 18,540 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। इसको अगर आप तुलना करें कि मोदी काल से पहले कितने लोगों ने तुलना की, कितने लोगों ने आत्महत्या की, तो मोदी काल से पहले 7 साल में
2771 लोगों ने, बेरोजगार लोगों ने आत्महत्या की। तो आप देखिए कि कितने गुना बढ़ा है, यानी 9 से 10 गुना आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ गया। ये किस लिए है? क्योंकि रोजगार नहीं है। बीजेपी के एक एमएलए हैं हैदराबाद से, वो कहते हैं कि अगर आपको यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा, वरना चुनाव के बाद बुलडोजर पहुंचेगा। प्रदेश किसी के बाप का नहीं है, ये प्रदेश हमारा है, हम सबका है। जो इस देश में रहते हैं, जो इस प्रदेश में रहते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, अमीर हो, गरीब हो, इस जाति के हो, उस जाति के हो, ये सबका प्रदेश है। ये प्रदेश, ये देश भिन्न भिन्न तरह के फूलों का गुलदस्ता है, और इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता इस गुलदस्ते को बर्बाद नहीं होने देगी। किसी को अगर भ्रम है तो वो भ्रम अपना दूर कर ले। मोदी सरकार और योगी सरकार ये दावा कर रही है कि जो गुंडा राज हुआ करता था यहाँ, उन्होंने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। साथ ही साथ जो माफिया थे, माफियाओं को भी ठिकाने लगा दिया। माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, या फिर डरे सहमे हुए हैं, या फिर हवालात में बंद है। इसको ऐसे बोलो कि डरे सहमे नहीं है, सरकार ही माफिया बन गई है। मतलब गुंडों की जो एक सरकार जो चल रही है, वही सारे काम कर रही है माफिया के। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में उनका एक पुलिस का इंस्पेक्टर एक व्यापारी से पैसे वसूलने के लिए उन्हें मार देता है। क्या गुंडागर्दी खत्म हो गई? इसी लखनऊ में, इस लखनऊ में, राजधानी में एक व्यक्ति को मारा गया, दिन दहाड़े मारा गया। बनारस में यहां भी सारा सब कुछ आपने देखा है क्या हाल हुआ है। इसके अलावा आप जो हाथरस में जो कांड हुआ, यानी एक लड़की की इज्जत लूटी गई, उसको मारा गया, और उसका अंतिम संस्कार तो छोड़िए, उसके माता पिता को उसका चेहरा भी आखिरी पल में देखने नहीं दिया गया। और पुलिस ने इस तरह से घेरा जैसे कैसे किलेबंदी की, कोई व्यक्ति उस परिवार से ना मिल सके, या वो परिवार किसी तरह मिल सके। आज की तारीख में वो परिवार कैदी बना हुआ है। और ठीक जैसे मैंने बताया आपको गोरखपुर में भी यही हाल हुआ कि डीएम और एसपी धमका रहे हैं। एक जो महिला है गोरखपुर में, वो उसका पति मरा पड़ा है, उसको कह रहे हैं तुम एफआईआर न करो। ये गुंडागर्दी पहली बार है। तो सरकार की गुंडागर्दी दिख रही है आपको। यही बात आपने हाथरस में देखी होगी कि वो डीएम और एसपी इसी तरह से जो है धमका रहे थे। इसके साथ साथ आपने चित्रकूट का देखा होगा, वहां पे किस तरह से जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ में खनन माफिया रेप कर रहा है, और रात में पुलिस जाके धमकाती है। मतलब पुलिस ही जो सारे काम करी है, सरकार ही जो करी है, वो गुंडा बन गई है। और योगी जी जो गर्मी निकालने की बात करें, मैं समझता हूँ 4 चरण का चुनाव हो लिया, गर्मी उनकी सारी ठंडी हो गई होगी, अब कोई दिक्कत तो रही नहीं होगी। अब इतनी बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। इन 4 जो चरण का चुनाव हुआ है, हम 200 को टच कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन बड़ा दावा कर रहे हैं। नहीं, बड़ा नहीं दावा, मैं तो सच की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, जो पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान हुआ, उन 58 में से 50 सीटें जीतेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें मेरा गृह जनपद भी शामिल है। इसके बाद जो दूसरा चरण हुआ, उसमें 55 सीटों में हम कम से कम 45 के आसपास सीटें हम जीतेंगे। इसके बाद तीसरा चरण हुआ। तीसरे चरण में मैं आपको जिले वाइज बता सकता हूँ, और आप जब रिजल्ट आए देख लेना। बदायूं से लेके बदायूं, रामपुर, आपका अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और बिजनौर और सहारनपुर में 1 सीट मिल रहा तो मैं कह नहीं सकता, अन्यथा इनमें से 1 सीट नहीं मिलेगी बीजेपी को। आप वाराणसी में है, ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, क्या लगता है यहाँ पर मोदी जी की, तो जैसे ही मोदी जी आएंगे यहाँ लहर जो है बदल जाएगा? मोदी जी का बैंड तो वही बजा देंगे जिनके लिए मोदी जी काम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे इस बात को जानते हैं कि मोदी जी जिस तरह से निजीकरण कर रहे हैं और जिस तरह से सारी चीजों को बेच रहे हैं, अपने यारों के हाथ बेच रहे हैं, उनसे जितनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ेगी, वो बेरोजगारी से उन्हीं के बच्चे, जिन्हें वो हिंदू कहते हैं, उन्हीं के बच्चे सबसे ज्यादा बेरोजगार होंगे। 80% रोजगार जो खत्म हो जाएगा जैसे निजीकरण किया जाएगा। आप प्राइवेटाइजेशन की बात की, लेकिन उनका तर्क होता है कि प्राइवेटाइजेशन होने से मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, जिससे जनता को फायदा होता है। कैसे कंपटीशन बढ़ता है? आप 10-20 लोगों को देंगे तब ना, या एक ही व्यक्ति के हाथ में दे देंगे? आपने एयरपोर्ट एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया, उसी के हाथ में आपने बंदरगाह दे दिया, उसी के हाथ में कोयला दे दिया, उसी के हाथ में बिजली दे दिया, उसी के हाथ में सड़क दे रहे हैं, आप हर चीज उसी के हाथ में दे रहे हैं। ऐसे कंपटीशन बढ़ेगा? ये मोनोपोली है, और इस देश में एक मोनोपोली का कानून है कि मोनोपोली की होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी मोनोपोली हो जाएगी तभी महंगाई बढ़ेगी और तभी बेरोजगारी बढ़ेगी। ये सारी चीजें मोदी जी को पता नहीं है, शायद क्योंकि अनपढ़ आदमी है, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि क्या चीजें कैसे होती हैं। और रही उसकी बात, जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, उस मंदिर में कितने उन्होंने मंदिर तोड़े हैं, कितनी मूर्तियां तोड़ी हैं,
बीजेपी के राज में जितने मंदिर तोड़े गए हैं पूरे देश में, इतने कहीं नहीं तोड़े गए। उसमें राजस्थान भी शामिल है, उसमें गुजरात भी शामिल है, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो ये सब लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं है तो पता लगा लें, उनको पता लग जाएगा। सर, एक मुद्दा जो है बहुत जोर शोर से बनाया जा रहा है, हिजाब को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मतलब देश में चल रहा है अलग अलग राज्यों में, और उसकी आग जो है उत्तर प्रदेश भी पहुँच गई है। कई जगह से आपने सुने होंगे मामले कि हिजाब को लेकर के विरोध हो रहा है। आपकी क्या इसके ऊपर नजरिया है? हिजाब का विरोध कौन करेगा? मतलब कुछ गुंडे आकर ये बताएंगे हमें कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कानून, एक व्यवस्था है। या तो वो स्कूल प्रशासन वो ये बात कहे कि भाई हमारे यहाँ का जो ड्रेस कोड ये है, समझ में आती है बात, या सरकार कहे कि भाई ये इस तरह की व्यवस्था रहेगी। ना सरकार कह रही है, ना प्रशासन कह रहा है। कुछ गुंडे आते हैं और गुंडागर्दी करके वो ये कहते हैं ये होगा। ऐसे चलेगा क्या राज? ऐसे नहीं होता है। और फिर इस देश में हिजाब से दिक्कत क्या है? हिजाब को अगर आप देखें तो बहुत ही एक सभ्यता की निशानी है। आप देखें जरा, उसको समझने की कोशिश करें तो इन सारी चीज़ों को। और अगर यही वाली बात है तो आप विधानसभा में योगी जी बैठते हैं, वो जो भगवा चोला पहन के, क्या वो ड्रेस है वहाँ की जिसे पहन के बैठते हैं? वो उनका कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब जो है नहीं पहन के आना चाहिए। कौन करेगा इसे डिसाइड? इसका निर्णय कौन करेगा? क्या गुंडे करेंगे इसका निर्णय? इसका निर्णय गुंडे तो नहीं कर सकते ना। एक व्यवस्था होगी, कोई संस्था होगी, उसी को ये अधिकार हो सकता है। देश में संविधान है, गुंडागर्दी नहीं है। जो मन में आए जो भी कर देगा। इसलिए जो चीजें जिस तरीके से होनी चाहिए वही उसका निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी तो दावा करती है कि सबसे बड़ी राष्ट्रवादी और देश प्रेमी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रवाद के लिए तो बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया जा सकता है, महंगाई को बर्दाश्त किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रवादी अगर पार्टी की मैं बात करूं तो आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रवादी कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी। कैसे है? जो राष्ट्र के बहुत लोगों को साथ में लेके चले। जैसे हमारी पार्टी है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी। हमारा सपा के साथ गठबंधन है, बिना कोई सीट लिए और बिना किसी शर्त के हमें अखिलेश जी ने साथ में लिया तो राष्ट्रवादी पार्टी हुई। राजभर जी, माननीय राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी पार्टी को साथ में लिया तो समझिए कि राष्ट्रवादी पार्टी हुई। इसके अलावा और भिन्न भिन्न पार्टियों को साथ में लिया है। मौर्य जी हैं, उनको साथ में लिया है। प्रजापति हैं, उनको साथ में लिया। राष्ट्र क्या है? किसी मतलब चंद लोगों का है क्या? राष्ट्र है सबका, और सबको साथ में लेकर जब चलते हैं तभी राष्ट्रवादी हो सकता है। कोई जो राष्ट्र के विषय में सोचे तभी राष्ट्रवादी हो सकता है। चंद लोग अपने चंद मनुवादी लोगों के विषय में ही सोचें और किसी के विषय में ना सोचें, आप उन्हें राष्ट्रवादी कैसे कहेंगे? राष्ट्रवादी वो होता है जो सबकी सोचे, सबको साथ लेके चले। यहाँ होता क्या? कहती तो है बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन एक भी मुस्लिम को वो टिकट नहीं देते। 20% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, और देश में देखा जाए तो 15%। ये राष्ट्र में नहीं आते क्या? इस देश में जितनी बड़ी कुर्बानी मुसलमानों ने दी है इस देश की आज़ादी के लिए, उतनी किसी और ने नहीं दी। और अगर किसी को पता नहीं है तो वो जाके देखे दिल्ली में, जो दिल्ली में इंडिया गेट है, उस इंडिया गेट पे करीब 93,000 शहीदों के नाम हैं, जिनमें तकरीबन 64,000 केवल और केवल मुसलमानों के हैं। और जो राष्ट्रवादी कहते हैं उनमें एक का नाम नहीं है। तो कौन है राष्ट्रवादी? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप बीजेपी कहती है मुस्लिमों के लिए उन्होंने जो 3 तलाक का मसला था उसको सॉल्व कर दिया। उन्होंने कोई मसला सॉल्व नहीं किया। वो हमेशा सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, इसके अलावा उनके और कुछ उन पे आता नहीं है। और ये अगर मसला है तो समाज इसको डिसाइड करेगा। ये नहीं कि आप किसी पे कोई चीज़ थोप देंगे, ऐसा नहीं होता है और ना ही ये होगा। और अगर ऐसा हुआ तो आज वो कहाँ खड़े हैं? मतलब आपको मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता है, जो हिंदू महिलाएं उनकी चिंता नहीं है आपको? उनके साथ क्या बीत रहा है? क्या अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, हाथरस का उदाहरण दिया, मैंने आपको चित्रकूट का उदाहरण दिया, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। हिंदू महिलाओं के साथ में रोज सैकड़ों महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, उनकी हत्या होती है। वो नजर आ नहीं आता आपको? उनके साथ में अगर आप उसमें चले जाएं, कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट में जाके मुकदमे देखें क्या स्थिति है। लेकिन अनपढ़ लोग हैं, केवल धर्म के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, धंधा बना रखा है। इसलिए उनको सारी चीज़ें ना जानकारी है भी तो बताना नहीं चाह रहे, सच से डरते।